हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे क्लास 10th के जो हमारा लेसन 1 चला हुआ था उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे भाई, एक्सरसाइज के। आज इस वीडियो के अंदर हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? हम पहले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सारे इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन आर इनकरेक्ट। इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो क्या है भाई? इनकरेक्ट है। देखो यहां पर हमारी, मैं रिएक्शन साइड में लिख देता हूं, ठीक है। ये लिखी हुई है हमारे पास, ये है हमारे पास लेड ऑक्साइड और ये हमारे पास कोक यानी कार्बन। ठीक है, ये हमारे पास लेड बन गया और साथ में CO2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है, CO2 गैस बाहर निकल गई। अब पहला क्या कह रहा है? लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो हमारे पास लेड है क्या उसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो ये हमारे पास पहला आंसर गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है? बताओ। हाँ, हुई है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास क्या जुड़ गया भाई? ऑक्सीजन जुड़ गया। और हम कर रहे थे कि कोई भी ऐसा सबस्टांस, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये भी ठीक है। अब देखो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी A एंड C, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। एक तो C इनकरेक्ट है और एक A इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब ये हमको रिएक्शन दे रखी है, तो क्या पूछ रखा है? द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए, जो ये अबोव रिएक्शन है किसका एग्जांपल है? देखो, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ये भी नहीं है। केवल देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, देखो यहां पर हमारे पास क्या था? Fe2O3 था और यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया था। और क्या बन गया? एल्यूमिनियम इसकी जगह पर आ गया और ये जो Fe है ये बाहर निकल गया, यानी हमारे पास क्या बन गया? Al2O3 बन गया और यहां पर हमारे पास Fe है, यानी Fe बाहर निकल गया। तो इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है ना, एल्यूमिनियम से Fe। तो एक सिंपली क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आंसर इसका क्या आएगा भाई? डी, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। What happen when dilute hydrochloric acid is added into the iron fillings? Pick the correct answer. ये बोल रहा है जो हमारे पास आयरन फीलिंग्स होते हैं उनके अंदर, यानी आयरन के साथ अगर हम मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है, देखो अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है भाई? HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसके अंदर कोई भी आयरन के टुकड़े डाल दे तो क्या होगा बताओ? ये पूछ रहा है। ये इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं, तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन दे रखी है, तो क्या होगा? हमारे पास आयरन है और आयरन को किसके अंदर डालेंगे? HCl के अंदर डालेंगे, तो क्या बनेगा? FeCl2, फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और साथ में जो H2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी, यानी इसके अंदर से H2 गैस बाहर निकल जाएगी इसके अंदर से। अब वो कैसे पता चलेगा कि H2 गैस ही है वो? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइटर जलाकर देख लेंगे। अगर हमारे पास पॉप साउंड के साथ वो गैस जलती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन सी गैस थी? बताओ। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी। तो ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट आंसर है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? ठीक हो, ये पूछ रहा है यहां पर कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उस जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो देखो, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है ये। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम ऑन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, यानी हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो किसकी साइड? रिएक्टेंट की साइड, और हमारे पास किसकी साइड? प्रोडक्ट की साइड। जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास सोडियम 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास देखो 2 है, ये 2 लगा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन के आगे भी लगा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 3 है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 है और यहाँ पर 1 4 है भाई। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास 4 है, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4।
सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उनके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, जो आप पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग ये है, हम किसी भी एलिमेंट को यानी या किसी भी मास को हम नहीं तो क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसे एक फॉर्म के अंदर दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके स्केलेटल इक्वेशन देखो क्या है, यानी स्केलेटल किसे बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। किसे बोला जाता है बताओ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, जो कि बैलेंस नहीं होती है। यहां पर देखो सोडियम इस तरफ हमारे पास एक है, यहां पर दो सोडियम है, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो हियर ऑन द प्रोडक्ट साइड वन एटम ऑफ सोडियम इज मोर which gives false indicate the atom of sodium has been produced in the reaction which is wrong, so we need the balanced chemical equation। तो यहां पर देखो जो एलिमेंट है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड सेम नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि सही नहीं है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। हमें ये क्या दे रखा है, हमें ये केमिकल रिएक्शंस दे रखी है। सबसे पहले तो हमें इनकी केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसके बाद इनको क्या करना है भाई बताओ, इसके बाद इनको हमें बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म ए अमोनिया। यहाँ पर देखो पहले बना रखा है, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन कर रही है और अमोनिया बना रही है, लेकिन ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हमारे पास, दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, यहाँ पर तो तीन है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। देखो आप देख सकते हो, अब तो आपको बैलेंस करनी आ गई होंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बैलेंस्ड है। वैसे ही हमारे पास सेकंड है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हमारे पास देखो ये रहा H2S है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और साथ में H2O और SO2 गैस बाहर रिलीज हो रही है। तो देखो ये रहा, इसकी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, जो कि जिसे हम स्केलेटल बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस्ड है। तो आप एक बार खुद करके देखना, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थर्ड के अंदर देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद, यानी हमारे पास BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। अब ये जो आपको एरो दिख रही है नीचे की साइड, इसका मतलब होता है ये जो बेरियम ये सल्फेट है ना, इसके पीपीटी बन गए हैं, यानी ये हमारे सोल्यूशन के अंदर, यानी ये बिकर था हमारे पास, ये बिकर था और बेरियम सल्फेट है वो नीचे बैठ गया है इधर ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पीपीटी बोला जाता है। ठीक है, इस एरो का ये मतलब होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो वैसे ही हमारे पास ये फोर्थ है, आप पढ़ लेना, जो पोटेशियम मेटल है किसके साथ रिएक्ट हो गई, वाटर के साथ रिएक्ट हो गई, क्या बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। देखो भाई ये निकल रही, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें इनको बैलेंस करना है। पहले देखो यहां पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, देखो कौन सी, नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करना है बताओ, इस तरफ तो हाइड्रोजन हमारे पास एक है, इस तरफ कितने हमारे पास बताओ, इस तरफ दो है, तो आगे दो लगा देंगे। देखो ये लिख रखा, यहाँ पे ये देखो ये लिख रखा, ऐसे बैलेंस होगी। तो एक बार आप इन्हें ना खुद प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि हम लेसन भी पढ़ चुके हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये जो बैलेंस्ड का टॉपिक है ना, ये बहुत बार आ चुका है। तो एक बार आप इन क्वेश्चन को लिख के और आप खुद प्रैक्टिस करके देखना और फिर मैच करना। ठीक है, क्या आपके सही है, अगर सही नहीं है तो फिर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये रहा। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप करोगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, वही है, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये आप लिख सकते हो भाई। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करके देखना इसकी। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। इसके अंदर देखो हमें रिएक्शन को बैलेंस भी करना है और हमें ये बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप, मुझे पता है कि बैलेंस्ड आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हम यहां तक लेसन के अंदर आ चुके हैं, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हम कर लेंगे। तो ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो पोटेशियम है वो किसकी जगह पर चला गया है,
किसके साथ चला गया है, आयोडीन के साथ, और बेरियम किसके साथ आ गया है बताओ, ब्रोमीन के साथ आ गया है। यानी इसके अंदर दो कंपाउंड रिप्लेस हुए ना। देखो मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं इसको। यहां पर मेरे पास क्या था भाई, KBr था। यहां पर मेरे पास क्या था, बेरियम आयोडाइड था, KI था, और यहां पर मेरे पास क्या था। अब यहां पर देखो जो पोटेशियम है वो यहां पर चला गया और इसकी जगह पर यह आ गया। देखो रिप्लेस हो गया आपस में, यानी दो चीजें रिप्लेस हुई ना। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो चीजें आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दी, उसको क्या बोलते हैं बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नीचे देखो, यहां पर देखो, इस रिएक्शन के अंदर यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है और वो क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, साथ में CO2 गैस बाहर रिलीज हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट यानी डिकम्पोज हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, देखो ये रिएक्शन, रिएक्शन नंबर थर्ड, H2 + Cl2। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा है। कैसे, हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और केवल एक ही हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, आप रिएक्शन को देख के ही बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हुआ, मैग्नीशियम केवल और केवल किसके साथ डिस्प्लेस कर गया, हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो ये है भाई हमारे पास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकले। फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, मान लिया मेरे पास कोई भी एक कार्बन है, कार्बन का सबस्टांस है, ठीक है, और उसके अंदर O2 डालेंगे, O2 गैस पास करवाएंगे, तो क्या होगा, वो CO2 बनाएगा और साथ में हीट रिलीज करेगा यहां से। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, द रिएक्शन विच आर टेक्स प्लेस, ऐसे भी कर सकते हो आप, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि जो हीट होती है वो भी एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। ठीक है, जो हीट निकलती है एनर्जी के फॉर्म में, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल याद कर लेना है, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये याद करें आप, अगर जैसे बुक में से अगर आप पढ़ रहे हो तो और एग्जांपल याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय कंजप्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसे टेक्स प्लेस होने के लिए बाहर से एनर्जी लेनी पड़े। फॉर एग्जांपल N2 और O2 है, वो कब रिएक्ट करेंगे आपस में, जब इन्हें बाहर से एनर्जी मिलेगी, है ना। यानी जब हम इन्हें हीट करेंगे तो क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल था किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद कर लेना ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। देखो इन्होंने ये पूछा है, हम जो सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो कंसिडर की गई है किसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। ऐसा क्यों, देखो भाई मैं ऐसे ही बता देता हूं जनरली। हमारी जब हम खाना खाते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब हम खाना खाते हैं, देखो भाई जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना क्या हो जाता है, अपनी बॉडी के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। खासकर जब हम क्या लेते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, C6H12O6। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर इसका चाहते हैं तो मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास OH आएगा, हाइड्रोजन, कार्बन नंबर थर्ड। देखो भाई ये कार्बन है, यहाँ पर ये जो मैंने ये दिखा रखे ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये भी कार्बन है। यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पर भी हमारे पास CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ग्लूकोज। जब हम हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है, तो जैसे हम ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही हमने खाना खाया
वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, और हम सांस लेते हैं ना, तो अंदर जाके क्या हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है। तो होता क्या है, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट के अंदर क्या देता है भाई, CO2 और H2O, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एनर्जी कहां पर जाती है बताओ, ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। जैसे हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो ये एनर्जी मिलती है, और किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे CO2 गैस है, ये हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे ऐसे नहीं बोलते, जैसे हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 ऐसे बाहर रिलीज हो जाएगी, और H2O हमारी बॉडी के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पर आप 6 लगा दो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए देखो यहां पर क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और हमने पढ़ा था ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ना। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, सो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला गया है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।